नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम बीएड सेकंड सेम की जो फर्स्ट पेपर है सेकंड सेमेस्टर का बीएड का, जिसका नाम है शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, तो उसका प्रथम प्रश्न पत्र बीडी 201 का फर्स्ट यूनिट लेके आए हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है अधिगम का अर्थ क्या है। तो जो अधिगम होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, प्रशिक्षण से होने वाले परिवर्तन, अभ्यास से होने वाले परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो द हो जाएगा। ये सभी आंसर जो हैं वो ठीक हैं। अगला प्रश्न है अधिगम का संबंध है। जो अधिगम है उसका संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है स्थायी परिवर्तन से, दूसरा है अस्थायी परिवर्तन से, तीसरा है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा वाला है, यानी कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। अगला प्रश्न है सीखना है, यानी कि सीखना क्या है। एक प्रक्रिया है, एक घटना है, परिपक्वता है, उपरोक्त सभी है। तो यह एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है अधिगम की प्रकृति होती है, यानी कि जो अधिगम होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन है अर्जित, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है अपेक्षाकृत स्थायी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो भाई इसमें जो अधिगम की प्रकृति होती है इसमें सभी हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार एवं मानसिक साहचर्यों में होता है। ये किसने कहा। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा है आर्मरोड और चौथा है गैने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्मरोड हो जाएगा। इन्होंने ये कहा था, आर्म रोड होगा इसका आंसर। ठीक है भैया। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा गलत है। तो पहला है सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, दूसरा है सीखने के कारण व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जो व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, थोड़ा सा ठीक कर लेना, व्यक्तिक होगा ये वाला, व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। और सीखना एक जातीय प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है सीखना ज्ञान को अर्जित करना है। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो सीखना एक जातीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जातीय प्रक्रिया है। अगला है सीखने का संबंध है, यानी कि जो सीखना है उसका संबंध किससे है। औपचारिक सीखना से, अनौपचारिक सीखना से, आ और बा दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, आ और बा दोनों, यानी कि हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है। तो पहला ऑप्शन है अनौपचारिक सीखना, दूसरा अनौपचारिक सीखना, तीसरा आ और बा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर भी तीसरा ही होगा, क्योंकि जो बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का होता है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। यह इसके 4 ऑप्शन है अधिगम, शिक्षण, प्रशिक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है उसका आंसर हो जाएगा शिक्षण, यानी कि दूसरा आंसर हमारा सही है। अगला है अधिगम उसे परिवर्तन को, जो अधिगम है उस परिवर्तन को कहते हैं, यहाँ पर उस कर लेना, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के ... में घटित होता है। पहला है व्यवहार में, दूसरा व्यक्तित्व में, तीसरा संज्ञान में, चौथा अभिवृत्ति में। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यवहार में। ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षण की अवस्थाएं या चरण होती हैं। तो शिक्षक की अवस्थाएं या चरण होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण की अवस्था है पूर्व तत्परता, अंतःक्रिया अवस्था, तत्परता बाद, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षण की जो अवस्था है पूर्व तत्परता, अंतःक्रिया अवस्था, तत्परता बाद और उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है, यानी जो शिक्षण है उसके उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण की पूर्व तत्परता में, अंतः क्रिया में, शिक्षण पश्चात में, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आ है, यानी कि पहला है शिक्षण की पूर्व तत्परता में। अगला प्रश्न है छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है, यानी कि जो छात्र हैं उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है शिक्षण की पूर्व अवस्था, दूसरा है शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था से, तीसरा है शिक्षण पश्चात क्रिया अवस्था से और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ठीक आंसर है वो तीसरा है शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था से। अगला प्रश्न है पृष्ठपोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है। और इसका जो सही आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, शिक्षण पश्चात अवस्था और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है शिक्षण पश्चात अवस्था है। फिर है कक्षा की आकार की अनुभूति शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है। पहला अंतः क्रिया अवस्था, दूसरा शिक्षण पश्चात अवस्था, तीसरा शिक्षण पूर्व अवस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है पहला है अंतः क्रिया अवस्था, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है, यानी कि जो मूल्यांकन है
वो शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? पहला ऑप्शन है पूर्व अवस्था में, पश्चात अवस्था में, अंतः क्रिया अवस्था में और उपरोक्त सभी में। तो ये इसका आंसर है दूसरा, पश्चात अवस्था में इसको मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण की पश्चात अवस्था में की जाती है। अगला है व्यवहार आणविक ना होकर सर्वांगीण घटना है, यानी जो व्यवहार है वो आणविक ना होकर सर्वांगीण घटना है, ये किसने कहा? तो ये कहा था टॉलमैन ने कहा था। किसने कहा था? टॉलमैन ने कहा था। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? शिक्षा, सीखने की सामग्री और पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुनर्बलन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किसकी है? पहला है व्यवहार, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है वैज्ञानिक, चौथा है मानवतावादी। तो पहला ही होगा इसका व्यवहारवादी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्रभावी अध्यापक वह है जो परिवर्तन लाता है, परिवर्तन को दिशा देता है, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है तीसरा वाला है, जो एक अच्छा और प्रभावी अध्यापक होता है वो दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके प्रमुख पक्ष होते हैं, पहला पाठ्य वस्तु, दूसरा कक्षा संप्रेषण, तीसरा आ और बा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष जो होते हैं वो आ और बा, यानी कि पाठ्य वस्तु और कक्षा संप्रेषण दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण के चर हैं, यानी कि छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु और उपयुक्त सभी। तो शिक्षक के जो चर हैं वो चौथा आंसर ठीक होगा, उपयुक्त सभी होते हैं। फिर है शिक्षण का संबंध है कला, विज्ञान, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है तीसरा ही होगा, शिक्षण का संबंध दोनों से ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है एकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप रहित शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी चौथा होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप है औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीसरा आंसर ठीक हो जाएगा। जो व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण है वो दो रूप होते हैं, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षण संबंधी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है प्रस्तुतिकरण में, प्रदर्शन में, कार्य करना, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रकृति, जो शिक्षण है शिक्षण की प्रकृति है शिक्षण उद्देश्य प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण विकास आत्मक प्रक्रिया है, और ये यहाँ पे थोड़ा कट कर देना, इसका अगला प्रश्न होगा उपयुक्त सभी, यानी कि तो इसका जो आंसर है चौथा वाला ही ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा? एडम्स ने कहा, ड्यूबी ने कहा, गैने ने कहा और राइन ने कहा। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, ये एडम्स ने कहा। अगला प्रश्न है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ड्यूबी ने, एडम्स ने, गिलफोर्ड ने और ब्लूम ने। तो ये वाली बात कही थी एडम्स ने कही थी। किसने कही थी? एडम्स ने कही थी। फिर है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष होते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि इनके अनुसार जो शिक्षण के पक्ष होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि दूसरा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है स्वतंत्र, परतंत्र, आ और बा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक स्वतंत्र होता है, पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला है शिक्षण में छात्र चर हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर, हस्तक्षेप चर, उपयुक्त सभी। तो आश्रित चर होगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा ठीक, आश्रित चर होते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण में पाठ्य वस्तु तथा विधियां चर हैं स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर, इनमें से कोई नहीं। तो विधियां और चर वाले में ये हस्तक्षेप चर होती हैं, और तीसरा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रजातांत्रिक शिक्षण, अब प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है छात्र, शिक्षक, राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा, कौन होता है? छात्र होता है। अगला प्रश्न है एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है, कौन है? शिक्षक, राज्य, छात्र या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। अगला है उत्तम शिक्षण की विशेषता है शिक्षक की योग्यता, शिक्षण कौशल, शिक्षक की उपलब्धियां, उपयुक्त सभी। तो इसका ये सभी हो जाएगा, ये सभी शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये बात किसने कही या किसने लिखा? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है गेट्स, स्किनर, पावलाव और गिलफोर्ड। तो इसलिए किसने कहा? ये गेट्स ने कहा था। किसने कहा? गेट्स ने कहा। अगला प्रश्न है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा है गैने और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है स्किनर, यानी कि पहला ही आंसर हमारा ठीक है। अगला प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया है, जो अधिगम है वो काहे की प्रक्रिया है? तो मानसिक, शारीरिक, भौतिक, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी? मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम है कला, विज्ञान, तो अधिगम
अधिगम जो होती है विज्ञान होती है। क्या होती है? विज्ञान। दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला है प्रश्न, अधिगम एक प्रक्रिया है, सरल है, जटिल है, आ और बा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, यानी कि एक जटिल प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम है, अदा, प्रदा, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा वाला हो जाएगा, जो अधिगम है वो अदा प्रदा दोनों होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का प्रकार है सकारात्मक, नकारात्मक, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों हो सकता है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आ और बा दोनों हो जाएगा। जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, यह कथन किसने कहा? पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है हैरिस, तीसरा है गैने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये बात कही थी, किलपैट्रिक ने कही थी कि जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने उसे पढ़ाया नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि बेचने और खरीदने में। ये किसने कहा? ग्रीन ने कहा, किलपैट्रिक ने कहा, गेट्स ने कहा या रॉस ने कहा? तो ये बात भी किसने कही? किलपैट्रिक ने ही कही। अगला प्रश्न, अधिगम में सहायक बाह्य प्रक्रम है और इसका 4 ऑप्शन है, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, उपयुक्त, सभी। इसका सही आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो इसका सही आंसर होता है वो 4 हो जाएगा। शिक्षण और अधिगम से संबंधित 4 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, 3 इसके प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? स्मृति में, बोध में, चिंतन में या इन सभी में? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्मृति में। कौन से में? स्मृति में। इसका सही आंसर स्मृति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है स्मरण से, आत्मसात से, चिंतन से, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध किससे रखता है? स्मरण से रखता है। चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है बोध, स्मृति, आ और बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो बोध और स्मृति दोनों हो जाएगा, यानी कि तीसरा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगला है, बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है। बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है। तो पहला ऑप्शन है चिंतन, दूसरा स्मृति, तीसरा आ और बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बा वाला यानी कि दूसरा स्मृति हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर क्या कहलाता है या स्तर कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? बोध कहते हैं, स्मृति कहते हैं, चिंतन कहते हैं या उपयुक्त सभी या ये सभी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोध। इसको क्या कहते हैं? बोध कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला है, शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है स्मृति, बोध, चिंतन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो चिंतन होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? जो श्रृंखला अधिगम है उसका संबंध किस शिक्षण स्तर से है? तो पहला बोध है, दूसरा स्मृति है, तीसरा चिंतन है और चौथा उपयुक्त सभी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्मृति हो जाएगा। जो श्रृंखला होती है वो स्मृति। ठीक। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। जो स्मृति स्तर है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था हर्बर्ट ने। किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है। जो स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है, पहला ऑप्शन है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, दूसरा है प्रत्यय स्मरण करना, तीसरा है पहचान करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एसआर अनुक्रिया, दूसरा है आत्मसातीकरण पर, तीसरा है और बात दोनों पर और अगला है चिंतन पर। तो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? यह है एसआर अनुक्रिया पर। एसआर अनुक्रिया पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है? जो मॉरिगम है उसके शिक्षण उपागम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा, जिसमें 4 ऑप्शन है चिंतन, बोध, स्मृति, उपयुक्त सभी। तो बोध इसका कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान को कहा जाता है? यानी कि जो बोध स्तर के शिक्षण है उसके प्रतिमान को क्या कहते हैं? हर्बर्ट का प्रतिमान, हंट का प्रतिमान, ड्यूबी का प्रतिमान और मॉरिसन्स का प्रतिमान। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मॉरिसन्स का प्रतिमान कहते हैं। ठीक है। अगला है, चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है। यानी कि शिक्षण स्तर के शिक्षण हेतु, चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है किसकी? स्मृति स्तर का ज्ञान, बोध स्तर का ज्ञान, आ और बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा तीसरा हो जाएगा, हमें दोनों स्तरों की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्बलन को माना। ठीक है। किसको माना? पुनर्बलन को माना। तो ये मूल घटक है, अनावश्यक घटक, सब कुछ या कुछ नहीं। तो ये कैसा? मूल घटक है। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन पर
किसके शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? जो शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन है वो किसने किया? पहला ऑप्शन है हंट, दूसरा है मॉरिसन, तीसरा है हार्वर्ड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो द हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न है विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा है बोध, तीसरा है चिंतन और चौथा आ और बा दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। कौन सा? चिंतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है? तो बोध, स्मृति, चिंतन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बोध होगा। कौन सा? बोध हो जाएगा। पहला आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है समस्या समाधान क्षमता का विकास शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? पहला स्मृति, दूसरा बोध, तीसरा चिंतन, चौथा ये है सभी। तो ये जो समस्या समाधान क्षमता का विकास शिक्षण के स्तर से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चिंतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? जो संबंध है वो किस स्तर से, किस शिक्षण स्तर से है? तो पहला ऑप्शन है चिंतन, दूसरा है बोध, तीसरा है स्मृति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर पहला ही ठीक है, चिंतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट, यानी कि चिंतन का प्रतिपादक किसने किया था? हंट ने किया था। तो चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम क्या है? तो इनका जो पूरा नाम है वो है मॉरिस पी हंट, यानी तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मॉरिस पी हंट इनका नाम है। अगला प्रश्न है शिक्षण को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो शिक्षण है उनको कौन नियंत्रित करते हैं? शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ये दोनों ही शिक्षण को नियंत्रित करते हैं। फिर है शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, कौन बनाता है? शिक्षक का अनुकरण, अभ्यास, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना और उपयुक्त सभी। तो ये चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शिक्षण को ये सभी प्रभावशाली बनाते हैं। छात्र अधिक सीखते हैं, यानी कि जो छात्र हैं वो किस चीज से अधिक सीखते हैं? दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बाह्य की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरण से, श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण सामग्री से, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि जो छात्र होते हैं उनको ये सारी चीजें अच्छे से सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि, अभिप्रेरणा और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं, यानी जो शिक्षण होते हैं उनके सामान्य सिद्धांत क्या हैं? अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो ये चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये सभी शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, कौन सा? अभ्यास का सिद्धांत, अनुकूलन वातावरण का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है अभ्यास का सिद्धांत है। कैसा? अभ्यास का सिद्धांत। पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्वाधिगम का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? ये बात का ध्यान रखिएगा, आप क्या पूछा है? नहीं है, तो हमको नहीं बताना है। ठीक है, क्या बताना है? नहीं बताना है। पूर्व से अंश, विश्लेषण से संश्लेषण, अभिवृत्ति से एवं अभ्यास, मूर्त से अमूर्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बताओ भाई। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभिवृत्ति एवं अभ्यास इसका सही आंसर, यानी तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र है, यानी कि जो शिक्षण है उसका सही सूत्र क्या है? सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अनुभूत से युक्ति की ओर। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन किसकी देन है? यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन है वो देन है किसकी? मनोविज्ञान की, जैविक विज्ञान की, भूगर्भ शास्त्र की और कृषि विज्ञान की। तो ये मनोविज्ञान की देन है जिसने बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन किया। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है हंट से, दूसरा है मॉरिसन से, तीसरा है थॉर्नडाइक से और चौथा है भाटिया से। तो इसका जो सही आंसर है वो थॉर्नडाइक से है। किससे है? थॉर्नडाइक से है। अगला प्रश्न है प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम होता है, ये बात किसने कही? पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा है ग्लेसर, तीसरा है राइन और चौथा स्किनर। तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने कही थी। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है, यानी कि जो शिक्षक है शिक्षण अधिगम है उसको निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है। तो पहला शिक्षक के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण सूत्र और उपयुक्त सभी। तो कौन? ये सभी शिक्षण के अधिगम को घटक को प्रभावित करता है। आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, शिक्षण सूत्र होता है। निम्न में से किसने कहा कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है?
तो पहला ऑप्शन है विलियम एच बर्टन, दूसरा ऑप्शन है एन एल गेज, तीसरा है आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात इन दोनों ने ही कही थी, इन दोनों ने ही कही थी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण में अधिक सफल हुए कौन? अधिगम के सिद्धांत, प्रतिमान, अधिगम परिस्थितियां, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत शिक्षण में अधिक सफल हुए। अगला है गैने की पुस्तक का नाम क्या है? जो गैने उनकी पुस्तक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, और इनमें से कोई नहीं। तो पहली ही पुस्तक इनकी है गैने की, उसका नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अगला है गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियों में कितनी अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया? 6, 8, 10, 9। तो इसने 8 का किया था। कितने? 8 का किया था। अगला प्रश्न है शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई के डेविस कितने परिस्थितियों को महत्व दिया? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 8। तो इसका सही आंसर है सा, यानी कि तीसरा आंसर ठीक है, यानी कि 5 इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना, शिक्षण मॉडल की खोज, कठोर उपागम का प्रयोग, और इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम के रूप में माने जाते हैं, जो अधिगम है उनके रूप में माने जाते हैं कौन? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना, शिक्षण मंडल की खोज, कठोर उपागम का प्रयोग, और इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कौन सा? अधिगम परिस्थितियों का उत्तम करना। अगला प्रश्न है अधिगम के रूप में माने जाते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा, कौन सा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक क्रियाएं इनमें से कौन कौन सी हैं? ज्ञान की, करने की, अनुभूति की, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया? यानी गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया? 1965, 1960, 1915, 1970। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इन्होंने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन 1965 में किया था। अगला प्रश्न है गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंध ... से होना चाहिए। पहला अधिगम सामग्री, दूसरा प्रविधि, तीसरा अधिगम उद्देश्य और चौथा अधिगम कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो अधिगम उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि तीसरा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैने की पहली अधिगम परिस्थिति जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, दूसरा शाब्दिक अधिगम, तीसरा समस्या समाधान, चौथा प्रत्यय अधिगम। तो इसका पहला ऑप्शन ही ठीक है, संकेत अधिगम। तीसरा है गैने की संकेत अधिगम परिस्थिति से मेल खाती है। तो कौन सी मेल खाती है? सक्रिय अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया, अंतर्दृष्टि, आकार, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बा, यानी कि दूसरा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया हमारी ठीक हो जाएगी। और अगला प्रश्न है अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा है श्रृंखला, तीसरा है बहुभेदीय परिस्थिति और चौथा है अधिनियम अधिगम। तो इसका जो सही आंसर है वो अधिनियम अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्रत्यय अधिगम, संकेत, अनुक्रिया, उद्दीपन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रत्यय अधिगम शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? पहला है स्मृति, दूसरा है चिंतन, तीसरा है बोध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है चिंतन, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन में गैने की कौन सी परिस्थिति जोड़ी हुई है? जो अभिक्रमित अनुदेशन में गैने की कौन सी परिस्थिति जोड़ी हुई है? अनुक्रिया उद्दीपन, शाब्दिक सहसंबंध, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम। तो ये इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? आ, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपन। अगला प्रश्न है गैने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया? शाब्दिक श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, आ और बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों का किया था। अगला प्रश्न है, गैने के अनुसार अधिगम की 5वीं परिस्थिति है। तो विभेदीकरण, संप्रत्यय, संकेत और नियम। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ही है, क्या है, विभेदीकरण। अगला प्रश्न है, गैने के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है। पहला ऑप्शन अधिनियम, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संकेत और चौथा समस्या समाधान। इसका सही आंसर है चौथा, समस्या और समाधान। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है, यानी जो कार्य विश्लेषण है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, अधिगम का सूत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ ... की क्रिया में सम्मिलित रहती है। पहला मूल्यांकन, दूसरा संश्लेषण, तीसरा आ और बा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, दूसरा, संश्लेषण। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। परिपक्वता, प्रेरणा, बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने की प्रभावशाली विधि मानी जाती है। कहानी विधि, वाद विवाद विधि, अभिनय विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर चौथा ही होगा, उपयुक्त सभी विधि है वो सीखने के लिए काफ़ी प्रभावशाली रहती हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक क्रियात्मक कारक है। ज्ञानेंद्रियां, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आयु और उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो आंसर है वो कौन सा है, चौथा है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, रुचि एवं रुझान और इच्छा। तो दूसरा ऑप्शन जो ज्ञानेंद्रियां वो इसका कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है। समय, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपयुक्त सभी। तो चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, कौन सा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला अध्यापक से संबंधित कारक है। विषय का ज्ञान, व्यक्तित्व, पढ़ाई की इच्छा और उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो आंसर है वो चौथा ही होगा, उपयुक्त सभी। शिक्षण की विभिन्न सामान्य प्रविधियां हैं, कौन सी हैं, तो व्याख्या, स्पष्टीकरण, कहानी कथन और उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है। उपयुक्त सभी वाला जो प्रश्न होता है लगभग उसमें उपयुक्त सभी वाला ही ऑप्शन ठीक रहता है। तो हर जगह आप ये नहीं लगा सकते, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है, जहाँ पर उपयुक्त सभी दिया होता है तो उपयुक्त सही वाला ही ठीक रहता है। पहले सीखे गए कौशल का नवीन ज्ञान पर कोई प्रभाव ना होना। शून्य अंतरण, प्लस अंतरण, माइनस अंतरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो पहला ही है, शून्य अंतरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्न स्तरों में बांटा गया है। 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, यानी कि 3 स्तरों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, प्रेरणा स्तर। यानी कि इसमें ये पूछा है, निम्न में से कौन सा स्तर जो है वो चिंतन का ठीक नहीं है। नहीं, चिंतन वाला नहीं, वो तो नीचे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का स्तर ठीक नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो पहला है स्मृति स्तर, दूसरा निम्न स्तर, तीसरा है उच्च स्तर और चौथा अभ्यास स्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो पहला स्मृति स्तर, दूसरा बौद्ध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर, चौथा प्रेरणा स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा, चौथा है, प्रेरणा स्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कौन से स्तर के बिना बोध व चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकता, तो पहला आंसर है स्मृति स्तर, दूसरा निम्न स्तर, तीसरा उच्च स्तर और चौथा अभ्यास स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्मृति स्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन है।
शिक्षण है उसके स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन है? पहला मॉरिसन, दूसरा हार्वर्ड, तीसरा हंट, चौथा बुंट। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? दूसरा हार्वर्ड। अगला प्रश्न है शिक्षण के बोध स्तर के प्रवर्तक कौन है? तो इसके मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन। यानी कि स्मृति स्तर के प्रवर्तक हार्वर्ड और बोध स्तर के प्रवर्तक मॉरिसन है। ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षण के चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन है? तीनों इंपॉर्टेंट हैं स्तर, ये इसके जो स्तर हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तो तीनों और लाइन से भी हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। शिक्षण के चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन, हार्वर्ड, हंट और बुंट। तो इसका जो आंसर है वो है हंट। कौन? हंट। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक कौन से स्तर का उद्देश्य है? स्मृति, बोध, चिंतन और इनमें से कोई नहीं। तो ये स्मृति का है। कौन सा है? स्मृति का है। अगला प्रश्न है विश्लेषण व संश्लेषण कौन से स्तर का उद्देश्य है? तो बोध, स्मृति, चिंतन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा, चिंतन से इसका जो उद्देश्य है वो चिंतन है। अगला प्रश्न है शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले छात्र पाठ को सीखने में लेंगे कम समय, अधिक समय, कभी कम कभी अधिक समय, इनमें से कोई नहीं। तो जो शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले बच्चे हैं वो बहुत ही कम समय लेंगे सीखने में। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्व वेग के कारण कार्य करने की कम कुशलता। ये बात किसने कही? ड्रेवर ने, बोरिंग ने, रायवर्न ने, बेलेंटाइन ने। ठीक है। तो इसका आंसर है ड्रेवर है। किसने? ड्रेवर। अगला प्रश्न है थकान के लक्षण हैं। थकान के कौन कौन से लक्षण हैं? जम्हाई लेना, शरीर का शिथिल होना, झपकी आना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी थकान के ही लक्षण हैं। अगला प्रश्न है रुचि किया हुआ ध्यान यह किसने कहा? यानी कि रुचि किया हुआ ध्यान है यह किसने कहा? पहला ऑप्शन है किरो एवं क्रो ने, दूसरा मैकडूगल ने, तीसरा ड्रेवर ने और चौथा बिंगम ने। तो इसका जो सही आंसर है वो मैकडूगल ने ये बात कही थी। ठीक है दोस्तों, ये पहली यूनिट आप लोगों की ख़त्म हो गई। लगभग 120 क्वेश्चन थे और अगली यूनिट अगली वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।